लास्ट लास्ट तक जाके 1.4 या समथिंग मार्क्स से अपन रह गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा हुआ जो यहाँ रह गया, मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ। आज मैं डिस्कशन भी कर रहा था टीम के साथ, मैंने कहा यार बहुत अच्छा हुआ कि 2018 में जो है ना सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि क्या पता इसमें टैक्स असिस्टेंट मिल भी जाता 2 नंबर होने की वजह से, तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाता कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। अब ये जैसे मानो फेल हुए, तो उसके बाद मुझे है ना कुछ चीज़ें समझ में आई अपने तैयारी के दौरान कि यार रीज़न क्या था फेल होने का। जैसे कभी कहता हूँ ना मैं हमेशा कि एक बच्चे को आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों फेल हैं हम। आपका मॉक में नंबर कम आता है, तो मॉक में नंबर कम आता है तो आप उसमें सोचा करो ना कि मेरे नंबर क्यों कम आए, मेरा मैथ्स में नंबर क्यों कम आ रहा है, मेरा रीजनिंग में नंबर क्यों आ रहा है, मेरे जीएस में नंबर क्यों आ रहा है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं मॉक देंगे, सबमिट करेंगे, स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब ही नहीं आ रहा है, क्या ज़रूरत है देखने की। ये सबसे बड़ी गलती आप वहाँ करते हैं। जब 2018 गए ना तो उस रात तो मतलब काफ़ी निराश भी था, काफ़ी रोया भी, लेकिन एक दो दिन बैठा, क्योंकि यार हम लोग ऐसे हैं ना कि आज नहीं तो कल तो वापस अपनी तैयारी शुरू करनी है। ऐसा थोड़ी है कि पेपर नहीं निकला तो चलो बिजनेस पीछे रखा हुआ है, जाके संभाल लेंगे, नहीं। तो अब बैक टू लाइब्रेरी जाना था, वापस से बैठना था, तो स्टडी टेबल पे लाइब्रेरी पे बैठ के ना मैंने सोचा कि यार रीज़न क्या थी, कमियाँ क्या थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.4 मार्क्स से रह गए, पूरी दुनिया को यही ढिंडोरा पीटते रहूँ, या मैं ये कहूँ कि अगर यार हो भी जाता तो टैक्स असिस्टेंट ही होता ना, और क्या होता, मेरा कुछ नहीं। तो ये है ना, आज भी बहुत सारे लोग हैं ना, मैं मिलता हूँ, सर मेरा 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया, ये गुणगान गाते रहते हैं। मेरे भाई उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, भाई हो भी जाता तो सबसे लास्ट ही पोस्ट लेके आते ना, इंस्पेक्टर तो नहीं बनते ना। यानी कमी है, कमी है तो रीज़न फाइंड आउट करो। जैसे मेरे अंदर रीज़न था वो ये था, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है, कई बार तैयारी के दौरान है ना, जब हम बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना शुरू कर देते हैं और बताना लोगों को शुरू कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है अरे हम तो बहुत स्टार आदमी हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, हमारे आगे कोई नहीं टिकेगा। यहाँ पर है ना उसी दिन इंसान ख़त्म हो जाता है। कारण बता रहे हैं, वो सीखना बंद कर देता है। कई बार आप लोगों में भी ऐसा होता होगा, लाइब्रेरी में 2 4 बच्चों ने आपसे डाउट पूछा, और डाउट पूछा तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अरे ठीक है भाई को आता है यहाँ पर, और आप सीखना बंद कर देते हैं, आप प्रीवियस ईयर की किताब लगाना बंद कर देते हैं, आप मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं, आपके रंग ढंग चाल स्वभाव सब बदल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, कुर्सी पे बैठने का तरीका, मॉक देने का तरीका यहाँ, तो वहाँ पर सबसे बड़ी आप गलती करते हो। आप अपने आप को ऐसे मान के चलो कि भाई जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, तब तक मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी की नोट्स है, किसी के शीट्स हैं, किसी के क्वेश्चन है, भाई आप ये मत सोचो कि वो कौन टीचर है, आपका फेवरेट है कि आपका नहीं फेवरेट है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, वो कंटेंट अच्छा है, उस कंटेंट को पढ़ो आप, वो सिलेक्शन दिलाएगा आपको। किसी का भी पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, और किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन आपको सीखना है ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर सको। कि आप इतने परफेक्ट हो कि आपके मेंस के मॉक टेस्ट में पूरे के पूरे नंबर आते हैं, नहीं आते हैं, आपको ये बात अपनी कमी पता भी है, फिर भी आप काम नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है, जैसे आज मैं अगर मिलूँ, हाँ बेटा मैथ्स कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट मैथ, मेरा पूरा फोकस है, 2 बार किताब लगा ली, और ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछो तो आता नहीं है। तो क्या है कि आप अपने कंसेप्ट्स में क्लियर नहीं है, घिरे हुए हैं आप अपने कंसेप्ट्स के अंदर। ठीक है, भटक रहे हैं चीज़ों को लेकर, मेंसुरेशन में कई ऐसे फॉर्मूला आप मिस आउट कर जाते हैं। वोकैबलरी अगर मैं बोलूँ कंप्लीट है, हाँ सर कंप्लीट है, क्या 1000 वोकैबलरी याद करने से इंग्लिश कंप्लीट मानी जाती है? वही बात है ना कि आपका याद किया हुआ शब्द आपके पेपर में आ गया तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा वोकैबलरी, ऐसा कॉम्प्रिहेंशन या ऐसा आपको वन वर्ड दे दे जो आपको पता ही नहीं है, तो पेपर तो गया खराब। और किस्मत बहुत बेकार रही तो आपका जो है जीएस भी वैसे ही आएगा। स्टैटिक वाला पार्ट अगर मान लीजिए बिहार का डांस याद करके गए हैं, पूछ लिया तो बता देंगे, और यहाँ पर महाराष्ट्र या किसी और का मतलब पूछ लिया और नहीं याद है तो ख़त्म है वहाँ पे। तो तुक्के से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आप अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो कंसेप्ट्स के क्लैरिटी रखा करो, ना सिर्फ मैथ में बल्कि हर पेपर में। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था ना कि जीएस का कोई सीरीज़ देख लूँगा, किसी की 50 क्वेश्चन की वीडियो देख ली, किसी की कोई पीडीएफ निकाल ली, हो जाएगा। नहीं होता है ऐसे, डेप्थ लेवल तक तो पढ़ना ही पड़ता है। एक बार तो कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, कंप्लीट बायो पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और यार मैंने जब पेपर दिया था तो प्री में ही इसका वेटेज था, आपके तो प्री और मेंस दोनों में यहाँ पर आ रहा है, तो आपको तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस की कमी, बहुत लोगों के पास है ना अभी आस्कत हो जाता है। स्पेशली मैं ये उन लोगों को बोलूँगा जो मेरे भाई काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। आज के समय है ना, उनको ये बोल दो ना कि भाई ये किरण की किताब है या फलाना पब्लिकेशन की किताब है या ये किताब है प्रीवियस ईयर की, तुम लगा लो, भाई मर जाएंगे, नहीं लगाएंगे। जबकि आपको पता है कि 2018-19 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आप एक बार उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है यार, मान लो कोई भी किताब लेके आते हो आप प्रीवियस ईयर की, और उस किताब में आप कोई चैप्टर परसेंटेज हो गया
मान लीजिए आपने उसको बनाना शुरू किया, तो ऐसा नहीं करना कि आपको पूरा उस किताब का क्वेश्चन बनाना है, नहीं। जो आसान है उसको स्किप करो, जो बढ़िया सवाल है उसको बढ़िया तरीके से लगाना शुरू करो और उसको स्टार लगा दो ताकि दूसरे तीसरे रिवीजन में आए। रीजनिंग का मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। अब रीजनिंग में जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि आपका सीरीज़ गलत हो रहा है, लेकिन आप फिर भी पता है क्या करेंगे, आप सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती के वो 4-5 तरीके आप लगाते हैं पेपर में, जिसमें आपका एक तरीका स्क्वायर फिक्स हो गया, दूसरा आपका क्यूब फिक्स हो गया, तीसरा आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो गया, और सोचते हो इसी के आधार पर सीरीज बन जाएगा। यार जब प्रीवियस ईयर की किताब लगाओगे, जब उसके अंदर के क्वेश्चंस को देखोगे, तब पता चलेगा ना कि इन 5 तरीकों के अलावा भी 5 और तरीके होते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में भी यहाँ पर जो है वो लगा रहता है। आपको पता है, मतलब मैं अभी मॉक टेस्ट देता हूँ, आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता। मैं मतलब अभी भी जो हमारे साथ के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमारी कंटेंट टीम काम कर रही होती है, तो मैंने हमेशा अपने आसपास ऐसे लोग रखे हैं जो मतलब प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंपनी से रिटायर लोग यहाँ नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे मतलब साथ में ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो कई बार हमारा कंपटीशन लग जाता है, चलो एक काम करते हैं, मॉक टेस्ट अभी दे के दिखाते हैं, तुम लोगों को मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है। फिर मैं वो चीज़ों को देख रहा होता हूँ कि पैटर्न कैसे कैसे बदल रहा है। रीजनिंग में जो है, जहाँ पर आपका पहले पर्टिकुलर एक सेट होता था कि स्क्वायर और क्यूब के ही पैटर्न पर पूछा जाता था, अब कॉन्सोनेंट और वॉवेल और कई सारे तरीकों में जो है एक मतलब आपका पैटर्न चेंज हो गया पूरा का पूरा। और हमें क्या लगता है कि नहीं, हमें तो बस वो लिमिटेड चीज़ें आती हैं, हम उसी के आधार पर जाके पेपर दे देंगे। तो नहीं, प्रीवियस ईयर का आपको लगाना चाहिए। जितने भी अभी नया पैटर्न का पेपर हुआ है ना, उसमें आपको सीखने की आवश्यकता है, नहीं आता है तो आप अपने वीक पॉइंट्स को टारगेट करो। जैसे मैंने टारगेट कर लिया था कि यार मेरा है ना, जैसे रीजनिंग में सपोज करो कैलेंडर है, अब मेरा कैलेंडर वीक हो गया, तो मुझे क्या करना है, कैलेंडर की वीडियो देख लेनी है और कैलेंडर को प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लेना है। ये आपको है ना समझना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में अपनी कमियां लिखनी पड़ेंगी, तब आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे। दूसरा मुझे लगता था ना टाइम बाउंडेड, ये आलसी मैं इंसान था, ठीक है, कि टाइम बाउंडेड अपने आप को नहीं कर पाया। ठीक है, किताब तो लगा रहे हैं, घंटों घंटों तक लगा रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन पर कितना भी समय दे रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस वहाँ उसके बाद मुझे मॉक में दिक्कत आ जाती थी कि जब मैंने मॉक दिया ना, तो मुझे लगा कि यार मेरा पेपर टाइम पर हो क्यों नहीं रहा है, क्यों मैं 30 मिनट लगा रहा हूँ मैथ्स को पेपर ख़त्म करने में, 35 मिनट तक लग जा रहे थे स्टार्टिंग के दौर पर, मैथ्स मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। मैं कहाँ से रीजनिंग को टाइम दूंगा, मैं कहाँ से जीएस को टाइम दूंगा, बाकी सब्जेक्ट तो मेरे छूट जाएंगे। सबसे पहला जो मेरा लाइफ का मॉक था ना, उसमें तो मैंने इंग्लिश अटैम्प्ट ही नहीं किया था, मेरे मात्र 3 सेक्शन अटैम्प्ट हुए थे। तो ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई कि कई बार टाइमर लगा के ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर पेपर को देना। इसलिए गुरुकुल, जो हमारा ऑफलाइन गुरुकुल कैंपस है, उसमें बच्चे जो क्या करते हैं, कान में वो ईयरबड आता है वो लगा के और टाइमर लगा कर पेपर देना शुरू करते हैं। ठीक है, चाहे आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे 60 मॉक टेस्ट अपनी किताब है, मैंने स्पेशल तरीके से कह रखा है कि वो 60 मॉक टेस्ट का सही तरीका टाइमर लगा कर है, और बच्चे 30 मिनट की 35 मिनट की टाइमर लगा के यहाँ पर उस क्वेश्चन को, किताब को सॉल्व कर रहे होते हैं। उस किताब के ऊपर लिखा भी है अलॉटेड टाइम और गिवन टाइम ऐसे करके। तो ये टाइम बाउंडेड आपको अपने आप को करना पड़ेगा। कई ऐसे टारगेट भी होते हैं जो आप सोचते हो कि हाँ, जैसे मानो जीएस अब कंप्लीट करना है, मानो इकोनॉमिक्स का आपने टारगेट बनाया, तो अब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के टारगेट को अगले 4 दिन तक आप लेके जाओगे। ठीक है, और चलो मानो 4 दिन का टारगेट दे भी दिया, तो अब ऐसा मत करो यहाँ पर कि उस 4 दिन के टारगेट को 20 दिन में पूरा कर रहे हो। कई लोग लिखने को काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन उसको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। तो भूलना मत इस बात को कि आपके पास मात्र 100 दिन है, और ये 100 दिनों में ही पूरा इतिहास पलटना है। अब तो 99 दिन हो गए यहाँ पे। तो इसलिए अपने आप को टाइम बाउंडेड रखना कि पेपर के काफ़ी समय के पहले सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और उसकी कई बार मल्टीपल रिवीजन भी आप कर पाओ। और जो लास्ट रहता है वो नए सवालों पे, इस पे ज़्यादा पकड़ बनानी है। फिर से जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने कई बार पेपर दे दिया, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल फोकस मैं बोलूँगा कि भाई है ना, देखो पहले आपने पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, बट आज आपको ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि जो है समय है वो बदल गया है, और समय बदल गया है ना मेरे भाई, तो नए सवालों पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। तो ये मेरे रीज़न थे, और उसके ऊपर मैंने काम कैसे किया तो वो मैंने बता दिया आपको कि मैंने अपने कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस की। जो प्रीवियस ईयर के बुक्स थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और ज़्यादा मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए। एक टाइम पर ये था, जैसे बच्चा आता है ना और मिलता है और कहता है कि सर मेरा मॉक में नंबर नहीं बढ़ा रहा है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा कितने नंबर आते हैं? तो सर मॉक में 100-110 नंबर आ रहे हैं। मैंने कहा कितने मॉक दिए हैं? तो सर अभी तक कुछ नहीं, 10-15 मॉक दिए हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम तक, मैं था, एक अरविंद हैं और बाकी 2-3 लोग हैं जो मेरे बैच के थे, जो भी कोई एक्साइज में है, कोई कस्टम में है, कोई कहीं पर है। तो हम लोगों ने लगभग 1000 से ऊपर मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए हुए थे, प्री के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये मॉक इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हम कोई भी पेपर देते थे ना, तो हमें पता होता था प्री की तो चिंता करनी
नहीं है, मेंस में देखते हैं भाई कौन कितना ज़्यादा लेकर आता है। हमें श्योर होते थे यार, हम कभी इस बात पे कभी गए ही नहीं, कभी ये वीडियोस देखी ही नहीं कि कट ऑफ कितना आएगा कितना जाएगा, क्योंकि जो इंसान अपने प्री पर कॉन्फिडेंट नहीं है मेन घंटा निकालेगा वो कोई हो ही नहीं सकता है यार, संभावना है ही नहीं उसकी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा देने का फ़ायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट ज़्यादा देने का फ़ायदा ये होता है कि आपका स्कोर बढ़ता है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपका स्पीड बढ़ता है, और ये सोच के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से पूछना, मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कोई भी टॉपर होगा ना तो कम से कम प्री के उसने 200 प्लस तो मॉक लगाए ही होंगे, ये मैं श्योर कर सकता हूँ। शायद वन ही ना केस होगा 100 में कि जिसने इतने सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, लेकिन मॉक से काफ़ी चीज़ें सुधरती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेपर देते हो, सिले मिस्टेक होता है आपका, वो सिले मिस्टेक आपका मॉक सुधारता है। कई बार देखना आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, आप टिक डी करके आ जाते हो पेपर में, क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। कई बार ऐसा होता है आप टाइम बाउंडेड के अंदर, प्रेशर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो बेहतर। मेरे भाई यही विराट कोहली है, जब इंडिया टीम की तरफ से खेलना होता है, सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती है, तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान वाला जो प्रेशर होता है मैच का, उसमें पूरी टीम की हालत ख़राब, ना सिर्फ अपनी बल्कि पाकिस्तान वालों की भी। लेकिन अगर वहीं नेट पर प्रैक्टिस करेंगे, वहीं आईपीएल पर जो है खेलते हैं, तो शतक तक लगा देते हैं। तो एक ही इंसान है, वही पिच है, वही बॉल है, वही बॉलर भी है। अब वही देख लो, वही ऑस्ट्रेलिया का बॉलर जो है बॉलिंग करेगा आईपीएल में, धो डालेगा उसको। क्या होता है, प्रेशर नहीं होता, यहाँ पर खुला खेलने का मौका होता है। एग्जैक्टली मॉक भी सेम आप ही की तरह है, मतलब मॉक का भी सिचुएशन सेम ही होता है। आप वो बैट्समैन हो और ये आपका पूरा का पूरा जो है एक मैच चल रहा है। घर पर पेपर दोगे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, मॉक में अच्छा आएगा। मेन पेपर जब जाकर दोगे ना, तो वहाँ तुम्हारे पास 100 फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और नर्वसनेस सातवें आसमान की होगी। तो मॉक में जितना बेहतर करोगे, कहते हैं ना कि नेट की प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे, मेन मैच में उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। एग्जैक्टली सेम बात कह रहा हूँ कि जितना बेहतर मॉक दोगे, जितना ज़्यादा मॉक दोगे, उतना बेहतर अपने पेपर में स्कोर कर पाओगे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, मॉक में कम नंबर भी आ रहा है तो उस बात से हताश नहीं होना है मेरे भाई। किसी के ऐसा नहीं होता कि पहला मॉक ही 120 आ गया, 130 आ गया और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हर कोई मॉक में 40 नंबर 50 नंबर से ही स्टार्ट करता है। वो स्टार्ट वहाँ से होता है, बट वो धीरे 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 बढ़ बढ़ के 180 190 तक भी जाता है। मैं आज बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे कभी भी मॉक में 200 में 200 नहीं आया, 1000 मॉक देने के बाद भी नहीं आया। कारण जीएस होता था, कई सारी गलतियाँ हो जाती थी। 195 तक मैं गया हूँ, लेकिन 200 कभी नहीं आ पाए। मेंस में आए हैं, मेंस में मैथ में भी आया है, इंग्लिश में भी आया है। तो ये चीज़ होती है, तो हमेशा बेहतर करने की कोशिश, अपने टारगेट को बीट करने की कोशिश। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने छोटे छोटे काम किए थे हर मतलब सब्जेक्ट में, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है, कि मैंने अपने स्मार्ट अप्रोच बचाने शुरू किया। मैथ्स में ही मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट निकाले। जैसे सीआई का मुझे क्वेश्चन परेशान कर दिया था, तो मैंने पूरा सीआई का एक खोज निकाला कि यार है ना, ये वर्कआउट कैसे करता है। जो कंसेप्ट आप लोग भी मेरा यूट्यूब पर देखते हैं, मुन्नी मेथड हो गया, या और भी काफ़ी सारे जो मेरे बनाए गए ट्रिक्स हैं, जो मेरे स्मार्ट मेथड हैं यहाँ पर, तो वो यहीं से थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो मैं काम करता था। आपको भी ये काम करना है। मैथ्स में हो गया पर्टिकुलरली, जैसे याद कर लो आप कि 3 बार का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 2 बार का कैसे निकालते हैं, और भी छोटे मोटे फार्मूला हो गए आपके। ठीक है, डेविएशन कैसे हम लगा रहे होते हैं चीज़ों को लेकर। उसके अलावा जैसे मानो हम जीके की बात करते हैं, अब जीके में भी आप देखते हैं काफ़ी सारी घटनाएं हो जाती हैं। घग्गर का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, या और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA HRA, सारी ये पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज के फाउंडर कौन है। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ब्रह्म समाज के कौन है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दी थी, तो उनको पहले असेंबल करना सीखा मैंने। और आज जो आप फार्मूला बुक देखते हो ना, यही रीज़न है, क्योंकि मैंने सारे फार्मूले एक जगह असेंबल किए थे अपने तैयारी के दौरान। है तो मेरे पास काफ़ी फार्मूले यार, मतलब एसएससी का कंटेंट कोई इतना बड़ा भी कंटेंट नहीं है कि उसके लिए इतना माथा लगाना पड़े। ठीक है, बहुत नॉर्मल कंटेंट है। ऐसा रहता है कि हाँ चलो कैट वैट वालों को पढ़ाना हो तो सोचना भी पड़े, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ वो चीज़ें डाली जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था। फार्मूला बुक की बात करूँ, लेकिन वो आया कहाँ से, सेम जैसे जब मैं एस्पिरेंट था, जब मैं मॉक दे रहा था, तो मुझे लगा यार ये फार्मूले ऐसे हैं ना जो बार बार परेशान करते हैं, याद नहीं होना। कभी हम भी क्या कर रहे हैं, पन्ने में लिख के दीवार पे चिपका दे रहे हैं, कभी यहाँ टेबल पे रख दे रहे हैं, कभी कॉपी के पीछे लिख दे रहे हैं, तो वो परेशान मुझे काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। तो उसको मैंने एक जगह लिख दिया था। अब तो वो फार्मूला बुक के फॉर्म में कंपाइल है और आप लोगों के पास है ही, आप लोगों ने ऑर्डर कर ही लिया होगा, पढ़ते ही होगे आप लोग उससे, तो अच्छी बात है यहाँ पे। उसके बाद मैंने ना अपने लाइब्रेरी, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो डाउट लेने शुरू किए। मैं ये नहीं कह रहा आप डाउट लेना शुरू करो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि कुछ चीज़ें हैं ना दूसरों को पढ़ा कर याद हो जाती हैं, तो कभी वक्त मिले तो दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करो। जैसे शेयरिंग होता है, हमारा जो ऑफलाइन गुरुकुल का कैंपस है, वहाँ बच्चा शेयर करता है। पता है कैसे करता है, एक बच्चे का मैथ स्ट्रांग है, दूसरे बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है, तो वो आपस में शेयर करते हैं। मैथ वाला जो है
है इंग्लिश वाले को पढ़ा देता है, इंग्लिश वाला मैथ वाले को पढ़ा देता है। तो इतना तो मुझे यकीन है कि आप जहाँ रहते होंगे आप अकेले नहीं रहते होंगे, आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपके लाइब्रेरी में हो गया, कहीं पर भी हो गया। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो है आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर सामने वाले का जीएस बहुत अच्छा है ना, जैसे कई ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे थे लाइब्रेरी में, बड़ा ज़बरदस्त जीएस होता था, पूरा स्पीडी ख़त्म कर दिया है, पूरा घटना चक्र ख़त्म कर दिया है, और कंसेप्ट ऐसे क्लियर है संविधान के आर्टिकल से लेके हर चीज़, मज़ा आ जाए। भाई समोसे खिला खिला के मैंने उससे जीएस पढ़ाया, बताओ। तो ये काम आप भी कर सकते हो, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करके डाउट ले सकते हो, डाउट दे भी सकते हो, कोऑर्डिनेशन करके पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो यार, यही 99 दिन है आपके पास, इसी में जितना बेहतर कर लिया तो कर लिया, उसके बाद मौका नहीं आने वाला है, ठीक है। और बाकी जो मॉक टेस्ट है वो तो मैंने कहा ही आपको। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि ऑनलाइन जितने मॉक थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, फिर हम लोगों ने ऑफलाइन मॉक देने शुरू कर दिए। मार्केट में जिसकी किताब मिली, जो मिली, लगा दो भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, मतलब जो भी पब्लिकेशन मॉक टेस्ट निकाल के बैठा है, कई बार तो ऐसा वो पटना के कोई दोस्त से किताब मंगवा के वहाँ पर जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स और कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पे, तो उनकी किताबों को मंगा के प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो प्रैक्टिस जो होता है ना, परफेक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा आलसी मत बनो यहाँ पे, ये मत सोचो कि आपको आ रहा है, ये मत सोचो क्या ज़रूरत है, एकदम सेठ की तरह कुर्सी पर लेट गए हो लाइब्रेरी में, ईयरफोन लगा के दांत दिखा के वीडियो देख रहे हो और मज़ा कर रहे हो। भाई कलम चलाओ, तभी मैथ बेहतर होगा। अगर 80 नंबर आते हैं तो 85 लाने की कोशिश करो, 85 आते हैं तो 90 लाने की कोशिश करो। और अगर 90 भी आ रहे हैं ना, तो ये देखो कि वो 90 कितने मिनट में आ रहे हैं। अगर 30 मिनट में आ रहा है तो 25 मिनट में लेके आने की कोशिश करो। जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर रिजल्ट होगा, उतना बेहतर स्कोर होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों से वो क्या रहेगा, एक जनरल सजेशन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। पहला जो मेरा सजेशन है मेरे भाई, वो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी है। जो मैंने काम किया था वो मैंने ये किया था कि एक पेपर में मैंने लिख लिया था मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 दिन बचे हैं, तो मैंने क्या किया कि पेपर में लिख के रख लिया 100 दिन, उल्टी गिनती में 100, 99, 98, 97 ऐसे करके। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता था ना, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में वो पॉइंट काट देता था कि भाई एक दिन तो निकल गया, अब अगला दिन। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर भटक भी रहे होते हैं तो वो एनालाइज करवाते रहता है आपको कि भाई देखो इतने ही दिन बचे, आप कायदे से पढ़ लो, इतने ही दिन बचे, आप कायदे से पढ़ लो। तो वो एक बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी उस चीज़ को बना के थोड़ा सा रखिए। कई बार आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि यार है ना आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, घर चले जाते हैं, रूम पे चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा लेट लेते हैं। देखो अभी का लेटना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। प्री देने के बाद लेट जाना क्या दिक्कत है, मेज़ देने के बाद थोड़ा मूवी देख लेना, सारे वेब सीरीज़ को आने दो, लोड होने दो, रख लो पार्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में निपटा लेंगे यार, ठीक है। तो अभी जो है ना, वेब सीरीज़ निपटाने के बेहतर है कि इकोनॉमिक्स को निपटा लो, कैलकुलेशन की सीरीज़ निपटा लो, महाभारत बैच जो हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं वो निपटा लो बस। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। उसके बाद डेली हो गया, वीकली हो गया, और मंथली अपना टारगेट सेट करो। अब डेली वीकली मंथली टारगेट बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है, मैं समझाता हूँ। जैसे मानो कि ये हो जाता था, या तो आज रात मैं कल सुबह पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, मैंने उसका टारगेट बना लिया। या फिर जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह मैं उठाऊँ, तो मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इंग्लिश में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, जीएस में इतना पढ़ना है, वोकैब में इतना पढ़ना है। और इस तरीके से मेरा ये टारगेट है कि हाँ 50-50-50 क्वेश्चंस लगाने हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 5-5 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद तब इंग्लिश पर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कारण बताते हैं, एक हफ्ते तक आप सिर्फ मैथ पर फोकस कर रहे हो ना, या एक हफ्ते छोड़ो 3 दिन तक भी फोकस कर रहे हो, और उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो फिर जब दूसरे सब्जेक्ट पर जाओगे ना, पहला पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। क्योंकि जब जब मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मैथ ही पढ़ रहे हो, फिर कुछ और नहीं पढ़ रहे, और कुछ और पढ़ने जा रहे हो तो फिर मैथ भी नहीं पढ़ रहे। तो अपने दिन को सारे सब्जेक्ट में बांटना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग मॉक इसीलिए देते हैं क्योंकि हम चारों सब्जेक्ट के चैनलाइज हो सकें, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अपना डेली भी एक टारगेट रखो, वीकली भी एक टारगेट रखो, मंथली भी एक टारगेट रखो। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट पूरा होगा ही होगा, और इस बात पे कभी अपने आप को गाली भी मत देना। कई लोगों की बड़ी आदत हो जाती है, पता है क्या, अपने आप को चमेट लगाना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, मतलब ठीक है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो उस चीज़ की। क्यों बोलना और गाली देना शुरू कर देंगे। टारगेट बनाया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब टारगेट ऐसा भी मत बना दो यहाँ पे कि जो ना आपसे और ना आपके फ्यूचर जनरेशन किसी से वो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। मतलब आप पता है टारगेट भी ऐसे बना लोगे जैसे मानो एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म मैथ के। मेरे भाई 7 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म नहीं होते। 7 दिन में एक चैप्टर होता है, 7 दिन में 7 नहीं होते। अब चाहे कितना भी टारगेट बना लो, लिखने को तो कुछ भी लिख लोगे, बट वो हो नहीं पाएगा पूरा यहाँ पे। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि हाँ हम इसे
पूरा करें, ताकि जब वो पूरा होगा ना तो अंदर से खुशी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ यार, चलो मेरा एक छोटा सा प्यारा सा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं अपना नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर मैं अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दूंगा। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है यहाँ पे। कभी भी टारगेट का 100% अचीव नहीं होता है, बट कोशिश करो कि 100% तक करने की, ताकि 90% तो हो ही जाए। तो इसलिए फालतू के टारगेट मत लिखना। गुरुकुल में आज भी, मैं नीचे एक रूम है 110 नंबर करके, मैं वहाँ रहता था, और आज भी है ना उसके ऊपर एक टारगेट लिखा हुआ है, जो मैंने सबसे पहली बार दिया था। मेरी आदत होती थी पेपर पे लिख के रख देना सामने, और दीवालों पे रख के रख देना। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में आपको बता रहा हूँ, और कई सारे टॉपर करते भी हैं ये काम। ठीक है, तो वो चीज़ रखो कि अपने टारगेट पर फोकस रखो, और रिवीजन बहुत करो। आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस पे जाओगे, पूरा का पूरा नील बट्टे सन्नाटा हो जाएगा। अरिथमेटिक पढ़ के एडवांस पे जाओगे, पूरा पिछला गायब हो जाएगा। आए दिन आप वोकेबलरी याद तो कर रहे हो, पीछे से भूलते चले जा रहे हो। 4 बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ लिया, लेकिन पूरा ख़त्म है। तो ये चीज़ें पता है कैसे आती हैं, टच में रहती हैं तब जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं। किसी एक दिन बैठो, सैटरडे को बैठो, संडे को बैठो, बैठकर पूरा का पूरा रिवाइज़ करो। कई बार, ज़्यादा नहीं करना है। अभी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे कंटेंट टीम में ही एक काम करते हैं विकास करके, उनका इस बार मैथ में 90 आउट ऑफ 90 है। ठीक है, मेंस की बात करें तो मैं देख रहा था कि वो बैठ के चुपचाप जो है, पूरा जो मैं एप्लीकेशन पे बैच में पढ़ाता हूँ, मिक्सचर वाला शीट था, क्लास नोट्स को बैठ के पूरा रिवाइज़ करे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही 15 मिनट टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ये मिक्सचर वाली पूरी क्लास नोट्स रिवाइज़ कर लेता हूँ, इससे पूरा मिक्सचर रिवाइज़ हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म भी प्रैक्टिस होता है, शॉर्ट टर्म भी रिविजन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन बताया था, एसएससी इंग्लिश क्विज़ एक एप्लीकेशन है। अक्सर क्या होता था कि जैसे ऑटो में हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऑटो से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब 10 से 15 मिनट जैसे मानो मुझे मिले, तो मैंने इसके अंदर सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर ली, एंटोनिम की प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे वोकैब की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। फ्री में मिल रही हैं चीज़ें, तो एक्यूमुलेट करो। एक ऑनलाइन